Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, Sir, ma'am. you are host now. हाँ जी. Please proceed. Sir, you are not audible. अब मैं कर रहा हूँ बस एक मिनट. Okay, fine, sir. Yeah. Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, so am I audible and visible? Hey, that's good. Okay, so we had this discussion, right, of January current affairs last time. Right. अथर्व, it's a humble request कि आप अपनी जो भी प्रोफाइल है उसकी डीपी चेंज कर लें. It doesn't look good. Right. बाकी आप समझदार हैं. Okay. Right. Okay. So last time we discussed what? हमने डिस्कस किया था जनवरी करंट अफेयर्स, है ना. और जनवरी करंट अफेयर्स में हमने एक बेसिक चीज अभी छोड़ रखी थी, which was ब्रेक्सिट एक्चुअली, है ना. यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना, ये जो है ये अपन ने छोड़ रखा था, which was 31st जनवरी, जब ये पूरी प्रोसेस हो गई. स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 ये प्रोसेस चल रही थी और 2020 जनवरी 31st जो है वो ब्रेक्सिट डे के नाम से बोला जाने लगा एंड ऑल दोस थिंग. सो वो छोड़ा हुआ था, वो अपन इस वाले उसमें डिस्कस करेंगे, राइट. एंड फॉर नाउ वी विल डिस्कस February current affairs. Am I audible and visible? Okay, let's see chat box. Just give me a minute. ठीक है, अभी ठीक है. Okay, so what we are supposed to do today, we are supposed to deal with February current affairs. The chart is not visible.
मेरी आवाज आ रही है? Am I visible? वीडियो में कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा है या आवाज में? ठीक है, I think there is some problem with Zoom. चैट बॉक्स विजिबल नहीं होता स्क्रीन फुल करने पे। Just give me a minute. Yes. ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्कस दिस एंड हमने अभी बात की कि हमने ब्रेक्जिट जो है छोड़ा हुआ था। लास्ट टाइम किसी ने बोला भी था कि सर हम ब्रेक्जिट पढ़ेंगे क्या, पिछली या पिछली की पिछली क्लास में किसी ने, राइट, कि ब्रेक्जिट एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या डील थी, क्या कैसा था। रिमेंबर किसने बोला था? आई गेस अवंती ने या प्रथा ने, किसी एक ने डाउट पूछा था, राइट। सो चलो जल्दी से अपन स्टार्ट कर देते हैं फरवरी का करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स, है ना, इनकी बात करेंगे। एक्चुअली ये हुआ है कि जो नॉर्दर्न रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, राइट, उस पे अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने लोगों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस याद है? ओके, प्रद्युमन तुमने पूछा था, यस, गुड। ओके, सो रिमेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नॉट रशिया, फ्रांस, 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 अवंती। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले 2015 में फ्रांस के साथ, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको प्रपोज किया। Now what they decided, approximate 130 जो पर्टिकुलर सोलर रिच कंट्रीज है, ऐसी कंट्रीज जिनमें सोलर लाइट जो है, सोलर सन की जो लाइट है वो रेगुलरली अवेलेबल होती है, उन सबको मिला के इन्होंने एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया था कि इतने गीगावाट जो है सोलर एनर्जी हमें बाय दिस ईयर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है, सो दैट हमारी डिपेंडेंसी जो पेट्रोलियम फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स है, उस पर कम हो सके, राइट। देन अपन ने सितंबर या अगस्त के करंट अफेयर्स में वो स्कीम पढ़ी थी, कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसमें उसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पर्टिकुलर टारगेट को और क्या कहते हैं, फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए साथ में एक प्लान बनाया गया। उस स्कीम को नाम दिया गया कुसुम। फिर उसके बाद G7 मीटिंग में भी इस चीज पे प्रेशर किया गया, इंडिया की तरफ से बात रखी भी गई कि किस तरीके से उसके पर्टिकुलर इनिशिएटिव पे और उसके हमारे देश में किस तरीके से उस चीज का ग्रो हो रहा है। एंड लेटर ऑन जब अपना फरवरी का टाइम आता है, तब उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स जो है उनको एक नया टारगेट सेट करके उनको एक नए तरीके से देखना चालू किया। द थिंग इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, हम इसे दो कैटेगरी में रखते हैं, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिनको इट्स काइंड ऑफ मॉडर्न एनर्जी सोर्सेज, जिनका पोल्यूशन बहुत कम होता है और ये कभी ना खत्म होने वाली कैटेगरी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर लाइट, हमें पता है कि सन हमारे साथ फ्रॉम लास्ट 5 बिलियन ईयर्स से है एंड कमिंग 6 to 8 बिलियन ईयर्स हमारे साथ रहने वाला है। अगर हम तब तक बचे रहे, तब तक वो सनलाइट जो है हमें बहुत सारी एनर्जी दे सकती है। एंड मजे की बात यह है कि जो सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, हम पूरे दिन भर की सनलाइट अगर हम जितनी भी आती है, अगर हम उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लें, पूरा का पूरा एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर लें, तो हम कई महीनों तक पूरी दुनिया चला सकते हैं, राइट। बट हम उसका लेस देन 1% ही कैप्चर कर पाते हैं। हमारा अर्थ का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, उसमें अवेलेबल सनलाइट का सिर्फ हम लेस देन 1% कैप्चर कर पाते हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी कंट्रीज जो है रिन्यूएबल एनर्जी में इसलिए भी स्विच कर रही हैं क्योंकि वो ग्रीन कैटेगरी में जाना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसलैंड वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कंट्री के नाम से आने जाती है, एंड वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज्ड एनर्जी फॉर्म्स है वो रिन्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा जो एनर्जी है परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एनर्जी जो है आइसलैंड निकाल लेती है जियोथर्मल एनर्जी से। अर्थ की जो हीट है, राइट, और उस हीट के थ्रू प्रेशराइज्ड जो अंडरग्राउंड वाटर है,
उससे बनने वाला जो स्टीम है, राइट, उस सबको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो लद्दाख रेंज में अवेलेबल एक्टिव जियोथर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया? We have discussed this in miscellaneous actually. जल्दी जल्दी। क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी था तो उसमें आई गेस फर्स्ट चैप्टर था, उसके 3rd या 4th पेज में चीज लिखी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एलिट जो है और क्लैट जो है ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागता है। ओके, नहीं पता, आई गॉट इट। सबको नाम मिला क्या? पूगा वैली, right? Yes, this is in Ladakh, and this is India's first northern region active geothermal power plant. तो अब जो नॉर्दर्न रीजन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है, उन्होंने आगे चल के अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर काम करना चालू किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ग्लोब का वो रीजन है जिसमें कभी ना कभी साल में एक दिन ऐसा आता ही है जब सनलाइट परपेंडिकुलर होती है, राइट। द थिंग इज कि अर्थ का वो जो 23.5 डिग्री टिल्ट है अर्थ की रोटेशन एक्सिस का, तो उसके कारण 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में सन कभी ना कभी परपेंडिकुलर, राइट, जरूर आता है। एंड दीज आर द रीजन जो सोलर एज है। बियॉन्ड कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, अगर हम नॉर्दर्न पोल या सदर्न पोल की तरफ जाएं तो वहां कभी भी सनलाइट परपेंडिकुलर नहीं आती, बट कुछ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए सनलाइट की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी होती है। तो हम नॉर्दर्न साइड अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सनलाइट की तरफ जा रहे हैं जो अपने पास अवेलेबल है, भले लिमिटेड टाइम के लिए। दूसरा, हम जा रहे हैं उस साइड की सीजनल विंड के लिए। नॉर्दर्न रीजन स्पेशली सीजनल विंड के लिए जाना जाता है। जब गर्मियों का टाइम आता है तो खूब सारी लू चलती है, ये सुनो। जब ठंड का टाइम आता है तो वेस्लरीज आती है, राइट। तो हमारे पास उस टाइम के लिए अवेलेबल विंड एनर्जी भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सीजनल तरीके से हमारे पास अलग अलग एनर्जी है उसको हम प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ मैनेज करें, राइट। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ वहां होता है, हमने रेगुलर उसी पे डिपेंडेंसी रखी है तो, और क्या कहते हैं, थर्मल पावर पे नहीं रखी, तो उसका डिस्टर्बेंस होता है। सो व्हाट दे आर डूइंग अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स, अब वो अवेयरनेस प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन क्या कहना चाहिए प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, राइट, कि हम किस तरीके से इन रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रॉपर्ली फंक्शन करते हुए यूज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे जो अदर रेगुलर सोर्सेज है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है जिसमें हम कोयला या दूसरी पर्टिकुलर फॉसिल फ्यूल की हेल्प से गर्म पानी करके वो क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इन सब की दिक्कत ना हो। फॉर दैट दे वांट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो दिल्ली में नॉर्दर्न रीजन का जो आरईएमसी है उसका मीटिंग भी हुई, वहां पे फंक्शन भी इनॉग्रेट किया गया, एंड फंक्शन इनॉग्रेट करने के बाद इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात भी की गई, राइट। नाउ आरईएमएस जो है, आरईएमसीज जो है, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स जो है, ये इंडिया के रीजनल पर्टिकुलर जो भी कोऑर्डिनेशन है सस्टेनेबल अवेयरनेस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इन सबको ये डील करते हैं। इनकी रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन सा रीजन किस पर्टिकुलर सोर्सेज में रिच है, किस जगह पे क्या स्टेबल किया जा सकता है, एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ऑल दोस थिंग, राइट। सो ये कहानी पूरी क्लियर है कि वो सेंटर्स की मीटिंग या इनॉग्रेशन क्यों हुआ। यस और नो, राइट। ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं एक्चुअली, जब अपन इनकी न्यूज पढ़ते हैं ना, जैसे अगर तुम रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स वाली न्यूज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ोगे
तो तुम्हें उसे बहुत सारी चीजें एक साथ बताते हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल पर्टिकुलर अवेयरनेस है, वहाँ की जो सिचुएशन है पावर ग्रिड को लेके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, इन सारी चीजों की बात होती है। ये सारे जो फैक्चुअल पॉइंट होते हैं ना कि कब स्टैब्लिश हुए, क्या काम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट। पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, अभी रिसेंटली अगर याद हो तो अभी बीजेपी कांग्रेस में बहुत लंबा चौड़ा बहस चल रहा था रीवा के सोलर पावर प्लांट में, याद है? तमिलनाडु में इतना बड़ा है, राजस्थान में इतना बड़ा है, तो रीवा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कैसे हो गया, याद है? रिमेंबर रिसेंटली ना इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोलर पावर प्लांट एंड सोलर पार्क। क्लियर? याद आया? राइट। सो अच्छा प्रज्वल, तुम्हारा होम टाउन है, इत्तेफाक है कि मेरा भी होम टाउन रीवा ही है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। तो हर एक को छोटा बड़ा इनिशिएटिव जिससे एसोसिएट होगा ना, वो अपने फैक्ट फाइल में होगा, है ना? कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। Again, the chat window is on. ठीक है। Just give me a moment. Okay, it's back. Right. India-US relationship. याद है फरवरी में कौन आया था इंडिया में? कौन आया था? डोनाल्ड ट्रम्प। यस और नो? फिर इन्होंने बहुत अच्छा स्पीच भी दिया था, राइट, जिसमें सचिन तेंदुलकर थे, विवेकानंद थे, राइट, और नरेंद्र मोदी चाय वाले नहीं थे, ची वाले थे। रिमेम्बर? ओके, चलो अपन ज्यादा मजाक नहीं उड़ाते, है ना? इन लोगों की इंग्लिश वैसी कमजोर होती है, प्रोनाउंसिएशन भी कमजोर होता है, अपन ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। पॉइंट पे आते हैं। सो जैसा कि तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है कि 3 of 9 US president from 1947 to 2000 visited India. सो ये वो टाइम है जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे, एंड 2000 यानी 1991 एक्चुअली कोल्ड वॉर का खत्म होना मानते हैं। 2000 तक सिर्फ 3 ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आउट ऑफ 9, राइट, जो इंडिया विजिट करते हैं। लेकिन 2000 से 2020 के बीच में चाहे क्लिंटन हो, चाहे बुश हो, राइट, चाहे ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सब के सब जो है हमारे पर्टिकुलर देश में विजिट करते हैं। कैन यू सेंस द चेंज ऑफ एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स, किस तरीके से इंडिया की इंपॉर्टेंस लास्ट 20 इयर्स में बढ़ी है? राइट, रीजन बिहाइंड दिस इज कि इंडिया जो है एक बहुत बड़े मार्केट में और बहुत बड़े सपोर्टिंग टेक स्टाफ में जो है वो कन्वर्ट हुई, राइट। अगर मैं बात करूं आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की, तो अमेरिका का लगभग 60% पार्ट जो है, जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, वो इंडिया से हैंडल होता है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया इज लार्जेस्ट परचेसिंग पावर, दैट मीन्स इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब अगर मेरे पास बड़ी दुकान है, मेरे पास बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इंडिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी,
राइट, भले ही एक साल से थोड़ा सा अपने उसमें स्लो डाउन चल रहा है, एंड दिस कोविड-19 इज आई गेस अफेक्टिंग एवरी सिंगल कंट्री अराउंड द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम चाइना, राइट। सो ये अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अमेरिका, इंडिया बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड, राइट। प्रज्वल, अपना कैमरा ऑफ कर लो प्लीज, ठीक है। ओके, okay. So, India becomes a very important figure in geopolitics. So, Donald Trump भी है. Now, India and America, ये जो दोनों के दोनों हैं, इनका अगर मैं मॉडर्न 21st सेंचुरी रिलेशन देखूं, तो इंडिया के जो इंडिविजुअल स्टैंड हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके वो, एंड American जो personal interest है, right, for oil and other thing, or for that if they are violating human rights of any country or violating the sovereignty of any country, इन दोनों में इंडिया और अमेरिका के अपने अपने स्टैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब 2001 9/11 हुआ था, देन एट दैट टाइम बुश टोल्ड कि भाई साहब, या तो आप हमारे साथ हैं या हम आपको उनके साथ मान लेंगे। एट द सेम टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, एंड जब बात आई इस चीज को रखने की, तब भी उन्होंने ये बात बोली कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए इंसान या एक पर्टिकुलर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पूरी कंट्री को जिम्मेदार नहीं ठहराते। 2003 जब इराक इन्वेजन हुआ, तब भी इंडिया ने इस चीज को अपोज किया, राइट। एंड बराक ओबामा के टाइम पे जो चीजें सुधर रही थी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के उसमें फॉर्म में, इंडिया ने उसका रेगुलर सपोर्ट किया। व्हेन इट इज मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी फॉर अमेरिका, उसके लिए भी इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैंड था, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन का इशू हो, चाहे ईरान का इशू हो। ईरान के हम दूसरे सबसे बड़े कस्टमर हैं ऑयल खरीदने के लिए, भले ईरान पे डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शंस हैं, राइट। तो हमारे स्टैंड क्लियर थे, और हमारे स्टैंड क्लियर थे, और इस चक्कर में अमेरिका की तरफ से ना हमारे लिए रिस्पेक्ट, और हमारे लिए क्या कहना चाहिए बिजनेस कंसर्न हमेशा से बना रहा। फिर जब मॉडर्न टाइम आया अभी 2010 के बाद, राइट, तब इंडिया जो है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर में कन्वर्ट करना चालू कर देती है। फॉर दैट, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे होने वाले मिलिट्री डील, सॉरी न्यूक्लियर डील, जिसने हमें न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बनाया विद अमेरिका, राइट। मनमोहन सिंह के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी के टाइम पे अमेरिका के साथ जो भी डिफेंस डील हो रही है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए हों, राइफल्स के लिए हों, या चॉपर के लिए हों। फॉर एग्जांपल, अभी अभी रिसेंटली जो ब्लैक हॉक्स हैं, राइट, वो डिलीवर हो चुके हैं इंडिया में। ब्लैक हॉक्स आर लाइक नेक्स्ट लेवल सैवेज हेलीकॉप्टर्स की। जब अमेरिका इराक वॉर में था, तो उस टाइम पे इराक में सबसे ज्यादा जो है डेवेस्टेशन जो है वो मिसाइल से ज्यादा ब्लैक हॉक ने मचाई थी, राइट, एंड अदर थिंग्स। तो यस, इंडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट फिगर, एंड टू डेवलप इंडिया एज अ सुप्रीम मिलिट्री पावर हमें अमेरिका की जरूरत पड़ती है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया ने अपना स्टैंड ऐसा भी बना रखा है कि रशिया के साथ हम S-400 भी खरीदते हैं, अमेरिका उस पर ऑब्जेक्ट भी करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, राइट। व्हाट इज S-400? ओके पार्थ, नो प्रथा, एंटी टैंक मिसाइल तो हमारे पास अपनी है, वाइमन, वेरी गुड, राइट। ओके, मैं तुम्हें थोड़ा इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, तो तुम्हें शायद ज्यादा समझ में आए, राइट। S-400 इज रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आप एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के, एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हो। मतलब ये है कि अगर दिस इज द बॉर्डर, तो पाकिस्तान ने यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ी हमारे देश के लिए, तो वो जो बॉर्डर के पास सेटल्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे ना, एयर डिफेंस सिस्टम, ये उस पर्टिकुलर मिसाइल की रेडिएशन जो भी थर्मल है, रेडियो वो है, उसको टच करके उसको हवा में ही 20-30 किलोमीटर ऊपर क्या कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो उसी कारण जो नीचे गिरने पे डैमेज होगा वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब हमने अच्छी खासी, आई गेस 5.6 बिलियन या 7 बिलियन की डील की थी हमने रशिया के साथ S-400 के लिए, अमेरिका ने उस चीज के लिए क्या किया था, अपोज भी किया, बट इंडिया ने उस चीज को वो नहीं किया,
एंड दैट इज ओके, चल रहा है अभी। फिर अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद नमस्ते ट्रंप, रिमेंबर द इवेंट, याद है? नमस्ते ट्रंप के नाम से कहां पे हुआ था ये, किस पर्टिकुलर सिटी में? वेरी गुड पाथ, अहमदाबाद, राइट? यस, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ, जहां पे एक जोरदार स्वागत हुआ, और उसके बाद बहुत सारी जो पर्टिकुलर डील्स हैं उस पर बातचीत भी हुई, कुछ डील्स फाइनल भी हुई, एंड इट वाज काइंड ऑफ टेक अवे फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट? एंड मेजोरिटी जो पार्ट था वो था टेररिज्म के अगेंस्ट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन में। नंबर टू, कल्चरल एंड रिसर्च शेयरिंग सिस्टम, मतलब वो जो होता है ना कि आपका जो भी स्टडी सेंटर्स हैं वो बना के हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेयर करेंगे। डिफेंस डील्स हुई, जिसमें कुछ और भी चीजें, कुछ और मिसाइल्स एंड दूसरी चीजों का हुआ, एंड उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस चले गए। नाउ जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में विजिट कर रहे थे तो दिल्ली में क्या चल रहा था? Okay. Actually, it was a protest that turned out to be a violent riots. याद है? CAA के लिए शाहीन बाग एंड दैट JNU, दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब के प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो गए। फिर इसका दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे अलग अलग तरीके से वहां लड़ाई झगड़ा हुआ। तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये न्यूज पढ़ी, नहीं पढ़ी, वैसे तो हमारे मीडिया हाउस ऐसे अच्छी न्यूज को ज्यादा वो नहीं करते। देयर इज अ कॉलोनी इन दिल्ली जहाँ पे दंगे चल रहे थे, राइट? वहां के लोगों ने, अच्छा उस कॉलोनी के अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, और वहां के लोगों ने सीधे तौर पे ये डिसाइड कर लिया कि नो पर्सन, जब वहां पे दिल्ली में 144 लगी हुई थी, नो पर्सन फ्रॉम आउटसाइड दिस कॉलोनी कैन एंटर दिस। तो उन्होंने हर एक गेट बंद कर दिया, और जो भी मिलने या फिर जो भी क्या कहना चाहिए, प्रोवोक करने आ रहे थे, या जो भी बात करके वहां भिड़ाने आ रहे थे दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में, उन सब की एंट्री उन्होंने बैन कर दी। और पूरा दिल्ली 144 में लड़ रहा था, और वो लोग पीसफुली घर में बैठ के मजे कर रहे थे, राइट? सो व्हेन वी डिसाइड, ये न्यूज तुम्हें नहीं मिली, बट ये न्यूज मुझे एक जगह से मिली है, एंड व्हेन वी डिसाइड ना, तो हम उसका पार्ट नहीं बनते। वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी थी, राइट? यस, उन्होंने कॉलोनी में एंट्री ही बंद कर दी सीधे तौर पे। उन्होंने बोला नहीं, कोई नहीं आएगा, हम ना बाहर की बात सुनेंगे, ना हम अंदर ऐसी बातें करेंगे, हम जैसे चल रहा है चलने देंगे। वन ऑफ द पर्सन हु लिव ओवर देयर ना, तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि बच्चे तो बाहर बाहर क्रिकेट भी खेल रहे थे, right? Yes. So this is how the things work, and that protest, that riot, that was associated with what? NTCAA, right? That turned out to be a violent one. कई लोगों ने बंदूकें भी चलाई, पुलिस वालों ने पिटाई भी की कई लोगों की, कुछ लोगों का कहना सही था, कुछ लोगों का कहना गलत था, all those things, right? तो ये पूरा पार्ट समझ में आया इंडिया यूएस रिलेशन का। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ड्यूरिंग ट्रम्प विजिट, राइट, ये वॉलेंट प्रोटेस्ट जो है वो क्यों हुई? उसके पहले या उसके बाद भी हो सकती थी। ऑब्वियसली अवंती, नो प्रथा, बिल्कुल नहीं। ओके, हमेशा ध्यान रखा करो, जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें कई बार ना एक पर्टिकुलर जो हाफ होता है, राइट, या एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है पॉलिटिक्स का, या एक पार्टी जो होती है, वो दूसरी पर्टिकुलर पार्टी के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसके कारण उसको एक अच्छा वो मिल सकता है, पुश मिल सकता है, उससे लोगों का ध्यान हटाने का काम करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिमोनेटाइजेशन किस साल हुआ था? हम्म,
ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों को याद है, इट्स गुड। नाउ ऐसा एक बढ़िया आर्टिकल है जिससे बताया था डीमोनेटाइजेशन वाज प्री प्लान, बट उसका जो डेट है वो थोड़ा सा आगे का था, राइट। 2016 नवंबर में जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसकी जस्ट कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, इंदौर पुणे सॉरी इंदौर पटना जो एक्सप्रेस थी, रेलवे ट्रेन थी, उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेट 7 जो जंक्शन होते हैं, जंक्शंस आर दोस काइंड ऑफ रेलवे स्टेशंस जिसमें चारों दिशाओं के लिए, चारों डायरेक्शंस के लिए क्या मिलती है, ट्रेन मिलती है। तो ये कहना था कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेन थी उसकी कंप्लेन की गई थी कि जो एक्सेल है और दूसरे का उसमें से बहुत गंदी आवाजें आ रही हैं, नोबडी लिसन्ड एंड अल्टीमेटली एक्सीडेंट हुआ एंड अप्रोक्सीमेट 200 पीपल डाइड and it was becoming a huge matter against the government for opposition। तो उसके जस्ट 2-3 दिन बाद उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, उस एक्सीडेंट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए डीमोनेटाइजेशन जो है, जिसकी डेट आगे थी, उससे पहले कर दिया गया। समझ में आया? यस। सो दिस इज व्हाट हैपेंड जब हमें किसी, ये पॉलिटिकल वो है, आप किसी भी इवेंट को देख सकते हो, राइट, कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके पैरेलल एक दूसरा इवेंट क्रिएट किया जाता है जिससे उस पर ध्यान लोगों का कम हो जाए, राइट। एंड दिस इज कंटिन्यूअस। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसी चीजें करती है। तो डेफिनेटली हर एक राइट्स जो होते हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट्स अ करेक्ट थिंग, राइट। सेकंड, दिल्ली का जो पर्टिकुलर राइट्स था उसमें, अच्छा ये पैरेलली दोनों चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि पैरेलली दोनों चीजें हुई हैं, राइट। आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए का नाम आएगा जिसका अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट आया था कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उस राइट्स में। कम ऑन, वेरी गुड उदित। रिमेंबर लॉट्स ऑफ वीडियोस जो हैं उसके घर के ऊपर से लोगों ने रिकॉर्ड किए, जिसमें पत्थर फेंकने का काम, जो वो होते हैं कैरोसिन बॉम्ब्स होते हैं वो फेंकने का काम, ये सारी चीजें हुई थी। ताहिर हुसैन करके नाम था, राइट। पैरेलली कुछ बीजेपी जो लीडर्स थे उनके लिए भी एफआईआर एंड वो की गई थी हेट स्पीच के लिए। रिमेंबर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, याद आया कुछ? हाँ, राइट, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब अपन उस पर्टिकुलर इवेंट की बात करते हैं तो द हिंदू में आई गेस वेद प्रताप वैदिक का था या किसी का था, बहुत शांत, नहीं वेद प्रताप वैदिक का नहीं था, इट वाज फ्रॉम टेक पर्टिकुलर लीडर, नाम याद नहीं आ रहा, एकदम से स्किप हो रहा है। उनकी तरफ से ये था कि किस तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होके हमारा देश जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है या जा रहा है। तो उन्होंने इंडिया यूएस रिलेशन पे भी बात की, पैरेलली इंडियन पॉलिटिक्स का ऐसे किसी बड़े इवेंट के लिए भी बात की, किस तरीके से वो नेगेटिव होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी उठा के, जैसे 2016 डिमोनेटाइजेशन जो है उसकी भी उन्होंने बात की, राइट। तो जब हम बात करेंगे इन सारी चीजों की तो जरा इन ऐसे आर्टिकल की तो याद रखना कि ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन एंड स्टैटिक के क्वेश्चन दोनों के बारे में पूछ सकता है। कहानी क्लियर है? पैरेलल दोनों इवेंट्स क्लियर है? यस और नो? इंडिया यूएस रिलेशनशिप क्लियर है? ओके, नाउ फैक्ट फाइल की तरफ जाते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो जो इवेंट है कहां हुआ है? अवंती, इसका एक ही पर्टिकुलर आंसर है बेटा। लोग बेवकूफ हैं, नंबर वन। नंबर टू, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफिशियली बट पर्सनली दे आर स्टिल स्लेव ऑफ देयर आइडियोलॉजीज, राइट। वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो सकती है, वो कास्ट वाइज आइडियोलॉजी हो सकती है। जब तक हमें वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक हम स्वतंत्र नहीं होते, और हमारे देश में वो नहीं होती, राइट। अभी तक नहीं है, आई होप आगे हो जाए। चलो पॉइंट पे आते हैं, फैक्ट फाइल में जाते हैं जरा।
जब अपन बात करेंगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो इवेंट का पूरा कहाँ हुई, क्या नाम था, इज देयर एनी थीम, वो। सेकंड, जैसे अपन ने बात की और भी पर्टिकुलर उससे एसोसिएटेड इवेंट होंगे, जैसे शिता ने याद दिलाया महाबलीपुरम वाला, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीजें कि ये क्या क्या डील्स हुई हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील से एसोसिएटेड कुछ अमेंडमेंट्स हों या डिफेंस में हमारे पास कुछ इक्विपमेंट वाला हो। और अगर उसमें पैरेलली ये डाल देते हैं कि ऐसे कौन सी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे पैरेलली राइट्स भी हो रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, तुम वो मत हो जाना, राइट। क्लियर है? एनी डाउट? इशिता, महाबलीपुरम में आई गेस चाइनीज एंड इंडियन लीडर्स मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आ गया। बिल्कुल पता, आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, चलो। इंडिया म्यांमार इन वेरियस पैक्ट्स। ठीक, मुझे म्यांमार का पुराना नाम बताओ। वेरी गुड पुथा। गुड निशी, गुड। बर्मा याद है? ठीक है, ओके। थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया और म्यांमार जो है वो किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे हैं। जरा म्यांमार को समझते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा जब स्टार्ट होता है 1950 के बाद से, है ना, तो 1950 से 55 के बीच का जो टाइम है वो लिटरली दो अलग अलग वेज में, दो अलग अलग जगहों पे देखा जाता है। एक था 51 से 53 तक चलने वाला कोरियन पेनिनसुलर वॉर। 50 से 55 के बीच में जो साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरीज थी, स्पेशली वियतनाम और उसके आसपास के एरिया, उनका फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से क्या होना, या फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम ये बोल सकते हो जो कैपिटलिज्म का, कैपिटलिस्ट कॉलोनाइजर्स थे, उनसे आजाद होने की तरफ आगे बढ़ने का था। ठीक है, 1955 से वियतनाम वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वियतनाम वॉर जानते हो ना? ओके, किसके किसके बीच में हुआ था? नो प्रथा, बिल्कुल नहीं। यूएस वियतनाम, एक्चुअली नेटो फोर्सेस जो थी 1949 में स्टैब्लिश होने के बाद ना, मेनली यूएस एंड वियतनाम, पूरी दुनिया इस वॉर को वियतनाम वॉर के नाम से जानती है, और वियतनाम में ये वॉर अमेरिकन वॉर के नाम से जाना जाता है, राइट। कौन जीता था ये वॉर? ओके, यूएस वियतनाम, यूएस वियतनाम, यूएस वियतनाम। मैं तुम्हें अल्टीमेट रिजल्ट बता देता हूँ इस वॉर का। इस वॉर का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो ये कहता है कि अमेरिका हारा नहीं था। ये समझ में आया क्या? अमेरिका हारा नहीं था, बट वो जीता भी नहीं था। द थिंग इज कि जब हम बात करेंगे नुकसान की ना, वेमन एक्चुअली इसने क्या किया, इसने वियतनाम को एक्चुअली यूनाइट कर दिया। Vietnam primary during 1955 was divided into two territories, northern and southern Vietnam, divided by 17th parallel, right? Northern Vietnam that was communist in nature, southern Vietnam वहाँ के leaders जो थे वो capitalism और American policy जो थी, capitalist policy जो थी, उसको support कर रहे थे। पर North Vietnam ने South Vietnam को invade कर दिया, राइट। जब ये इन्वेजन हुआ तब उसके बाद वियतनाम वॉर स्टार्ट होता है। एंड इसमें अमेरिका हारा नहीं था, इतना ध्यान रखना, बट जीता भी नहीं था। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, अमाउंट ऑफ
मनी, इन सब में अमेरिका को ज्यादा नुकसान हुआ था, राइट। एंड बस बट ये समझ सकते हो कि परसेंटेज वाइज जो लॉस थे वो वियतनाम को ज्यादा हुए थे। बस इसी में तुम डिफरेंस समझ सकते हो कि अमाउंट ज्यादा अमेरिका का लॉस हुआ, परसेंटेज वाइज वियतनाम का, राइट। सो जब वो वियतनाम वॉर चला, इट वाज 1955 टू 75, एट दैट टाइम टू सपोर्ट लोकल मिलिशिया, right, whether it is American side or Vietnam side, to fight against each other, वो जो रीजन था साउथ ईस्ट एशिया का, that becomes a hub for opium production, right? Approximate 70% of world opium was produced in Southeast Asia, just to make sure कि उसके थ्रू जो भी एडिक्शन है, जो भी लोगों के थॉट है, उसको आप प्रोवोक कर सको against each other. At that time, the disturbance also caused a lot of parallel other disturbance in Myanmar, modern day Myanmar at that time Burma, right? तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की अगेंस्ट लड़ाई चालू की किसने? आंग सान सू की ने। और इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद नोबेल पीस प्राइज, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कंसाइंस, क्या कहते हैं, कंसाइंस क्या था, एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड, इन सब को जीतने के बाद फाइनली म्यांमार को स्टेबलाइज किया, right? From last 5 years, 6 years, she is the leader of Myanmar. Again, not a political leader, casual कह सकते हो, parent जो उनको लीड कर रही हैं। इस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग क्या देखे, फेस देखे, जिनमें से एक फेस के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई, दैट वाज रोहिंग्या क्राइसिस, राइट। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, रोहिंग्या क्राइसिस, राइट। Okay, so it was 11th century AD when nearby Kashmir, जहाँ पे रोहिंग्या कल्चर जो था वो स्टैब्लिश हुआ था, they started migrating to Himalayas and ultimately they got stable in Myanmar region. ठीक, 1947 के पहले that region was actually British India, so कोई डिफरेंस नहीं था कि हम इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, म्यांमार में, कहाँ है। 1947 के बाद इंडिया बिकम्स यूनियन ऑफ इंडिया और म्यांमार, बर्मा जो हमसे अलग हो गया। फिर जब म्यांमार, क्या कहना चाहिए, बर्मा जब इंडिपेंडेंट हुआ था 45 के आसपास, उसके बाद से लेके 2015 तक there were several political leaders, mainstream political leaders, who were part of decision making of the country from Rohingya side, right? But उन्होंने कभी रोहिंग्यास को एक परमानेंट रेसिडेंस, एक आधार कार्ड या एक पासपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर दिलाने की बात नहीं, राइट। एंड दे वर कीप ऑन कंसीडरिंग एज ए माइग्रेंट, जबकि वो बात 11th सेंचुरी की है, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 900 इयर्स बैक। ठीक, फिर वो क्राइसिस स्टार्ट होता है। ऐसा बोला जाता है कि विलेजर्स ने म्यांमार की आर्मी का पोस्ट किया, आर्मी ने रिस्पॉन्स बैक किया, एंड अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज आते हैं। दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग एंड ऑल दोस थिंग। इंडिया ने उस क्राइसिस में अपना जो रूल था उसे बहुत इंडिपेंडेंट रखा और सीधे तौर पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और उनकी सोवरेनिटी को क्वेश्चन ना करने का डिसीजन लिया, right? There were several political opposition leaders who started saying that this is the time ये इंडिया से माइग्रेट हुए, we should call them back in India, we should establish them over here, but गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सोवरेनिटी फर्स्ट का प्रिंसिपल लेके चलते हैं। दैट मींस अगर हमें ऑफिशियल कॉल नहीं आया है स्टेट की तरफ से टू हेल्प in that particular matter, तो हम उसको क्या नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, राइट। फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड मालदीव्स जो थे 1988 के आसपास, इन्होंने हमें बुलाया था कि सर हमारे यहाँ क्राइसिस है, हमें हेल्प करें। म्यांमार की तरफ से ऐसा कॉल नहीं आया, इसलिए हमने वहां पे कोई उछलकूद नहीं मचाई। हम अमेरिकन नहीं हैं कि हम किसी का भी एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने जाए और वहीं बैठ जाते। क्लियर है, हम तब तक किसी की भी फट्टे में टांग नहीं अड़ाते जब तक हमें ना बोला जाए। सो ये कहानी थी। दैट इज व्हाई आवर रिलेशनशिप विद म्यांमार इज फ्लोरिशिंग वेरी वेल, राइट। देयर इज दिस विलेज इन इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो आधा म्यांमार में आता है, आधा इंडिया में आता है, राइट। और आना जाना बहुत रेगुलर, बहुत जेन्युइन होता है। सो हमारा जो पर्टिकुलर कल्चरल पार्ट है वो भी काफी हद तक जो नॉर्थ ईस्ट से शेयर करते हैं। सो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं यू विन मिंट, राइट, वो फरवरी में कहाँ आए,
इंडिया है, उन्होंने 10 डिफरेंट पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है उनमें साइन किए, राइट। और इस पर्टिकुलर 10 एग्रीमेंट में मेजोरिटी जो पार्ट है वो इंडिया म्यांमार का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। म्यांमार फाइनेंशियली एंड टेक्निकली हमसे पीछे है, तो हमारा काम है, हमारा एज अ गुड नेबर हमें पार्ट लेना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे टेक्निकली एंड फाइनेंशियली डेवलप कर पाए। तो कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, राइट, कुछ डिफरेंट डिफेंस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, कुछ पर्टिकुलर स्टडी रिसर्च सेंटर जो है, शेयरिंग सेंटर जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर जिनको बोलते हैं उनके लिए, एंड कुछ अदर पर्टिकुलर चीजों के लिए क्या हुआ, कुछ कंस्ट्रक्शन वाले भी पार्ट हैं उसके लिए क्या हुई, एग्रीमेंट साइन, राइट। एंड म्यांमार की लीडर कौन है, आंग सान सू की। क्या तुम मुझे बता सकते हो इनकी बुक का नाम? जल्दी, बुक का नाम लिख लो, बहुत फेमस बुक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। आई गेस मिसलेनियस में डिस्कस किया था, नहीं किया था? लिख लिया, डन। ओके, फैक्ट फाइल में आ जाओ। म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना। हाँ बहुत सारी, बट ये सबसे फेमस है ना। प्रेसिडेंट का नाम याद रखना क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, लीडर का भी नाम पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक। म्यांमार से जो भी पर्टिकुलर उस टाइम पे जो पैक्ट हुए हैं उसका थोड़ा सा वो कर लेना, कौन कौन से क्या क्या हुए हैं। एंड नेबरहुड पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसको पकड़ लेना। कितने लोगों को एक्ट ईस्ट पॉलिसी पता है? बेटा जैसा हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में होता है, स्टेट हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, बट उनके पास अथॉरिटी पावर नहीं होती ज्यादा, ध्यान रखना। कितने लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी सुना है? ओके, क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी? ओके, तुम्हें ईस्टर्न वर्ल्ड समझ में आता है? अगर मैं जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड फिर उसका साउथ ईस्ट एशिया में चला जाऊं तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड जो भी उस तरफ के पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, दीज आर ईस्टर्न वर्ल्ड कंट्री। पहले हम जो पॉलिसी चलाते थे दैट वाज लुक ईस्ट, राइट। वो ऐसा होता था कि हम ईस्ट की तरफ देखते थे टू गेट सम अपॉर्चुनिटीज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज साउथ ईस्ट एशिया, टेक्निकल अपॉर्चुनिटी एंड इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो जापान, कोरिया, चाइना की तरफ से। बट इन 2014-15 दैट पॉलिसी इज बीइंग चेंज्ड टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सीधा मतलब है जो जापान, कोरिया, चाइना के टेक्निकल एक्सपर्ट है वो घर में बनाना, एक्ट लाइक ईस्ट, एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट हमें घर में ही साउथ ईस्ट एशिया जैसा मार्केट क्रिएट करना, right, so that we can fulfill both our desire inside our home and we can export those things to Southeast Asia as well and to जो Eastern Asian countries हैं वो। तो that policy of look east is being now changed into act east। पहले हम opportunity देखते थे, अब opportunity बनाते हैं, just like acting toward Eastern nations। डिफरेंस समझ में आ गया? Yes or no? Okay, fact file clear है, difference clear है। Now we are having 10:26 है, 10:35 पे मिलेंगे, है ना? 10 मिनट का ब्रेक है, क्लियर, राइट। मैं मीटिंग एंड करूंगा, वापस चालू होगी, फिर आप ज्वाइन करेंगे, क्लियर।